नमस्कार मित्रों, गुलचक्र की यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडियन पॉलिटी का क्लास आपका रेगुलर चल रहा है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप अपना नोट्स बना रहे होंगे। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि चूंकि ये जो क्लास आपको डिलीवर किया जा रहा है, आपके प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को टारगेट करते हुए एक क्लास आपको डिलीवर किया जा रहा है। आप जाकर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए ना। आप किसी कोचिंग, किसी संस्था, किसी पब्लिकेशन का एमसीक्यू देखिए, फिर उसके बाद मास्टर का मूल्यांकन आप करिए ना कि जो आप नोट्स बना रहे हैं या जो आप क्लास देख रहे हैं, आपके क्वेश्चंस हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। क्या प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा के क्वेश्चंस आपके हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपको बार बार कहता हूं कि जाकर के आप क्वेश्चन देखो ना भाई, फिर आप एक मूल्यांकन के स्तर पर आओगे। ठीक है। खैर, संविधान सभा चल रहा है। पिछला वाला क्लास प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसको देखने के बाद एक क्लास देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये वाला क्लास मत देखिएगा, जब तक पिछला वाला क्लास नहीं देखते हैं आप, तब तक ये वाला क्लास मत देखिएगा। नहीं तो आपकी एक क्रोनोलॉजी, आपकी एक कॉन्सेप्ट, आपकी एक लयबद्धता, क्रमबद्धता, वो सब टूटेगी। एक जो कॉन्सेप्ट है वो टूटेगा अगर डायरेक्टली ये क्लास देखेंगे तो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं आपको, जाकर के प्लेलिस्ट में वो सब क्लास देखने के बाद ही ये क्लास आप देखेंगे तो आपको ज्यादा संविधान सभा समझ में आएगा। ठीक है ना। क्योंकि उसमें हमने पूरे बैकग्राउंड को बताया है कि संविधान सभा की मांग कब कब उठी, अगस्त प्रस्ताव में क्या था, क्रिप्स मिशन में क्या था, बेबल योजना में क्या था, शिमला समझौता में क्या था, कैबिनेट मिशन में क्या कुछ हुआ, संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ, कितने सदस्य आजादी से पहले थे, कितने सदस्य आजादी के बाद हुए, चुनाव में क्या स्थितियां किन किन पार्टियों की रही, मुस्लिम लीग को कितने वोट मिले, कितनी सीटें मिली, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, देशी रियासतों की कितनी सीटें थी, वगैरह वगैरह सारी बातें हमने वहां पर एक कॉन्सेप्ट बेस्ड किया है। तो जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहां पर देखें, देने क्लास देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आज बारी है संविधान सभा की कार्रवाइयों को लेकर के, पूरा डिटेल से बातचीत करते हैं। एक भी बिंदु आपका छूटेगा नहीं। जो भी क्वेश्चंस आया हुआ है या आने की संभावना है, सब कुछ होगा। तो एक हेडिंग आप डालिएगा और वो हेडिंग जो आपकी होगी वो संविधान सभा की कार्रवाइयां होंगी। संविधान सभा की कार्रवाइयां। संविधान सभा की कार्रवाइयां। अब समझना जरा, ये जो संविधान सभा की कार्रवाइयां, हमने कहा कि भाई संविधान सभा में 389 सदस्यों की संख्या थी जिनका चुनाव वगैरह हो गया है। अब चुनाव वगैरह हो गया है तो ये जो संविधान सभा के मेंबर हैं, संविधान सभा के जो सदस्य हैं, अब ये बैठक करके संविधान पर विचार करेंगे, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे। इसीलिए तो हुआ ना इनका चुनाव, ताकि ये संविधान निर्माण की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकें, संविधान निर्माण को आगे बढ़ा सकें। तो अब एक काम करिए, इनकी बैठक करवाइए। और बैठक जो प्रारंभिक इनकी बैठक थी, पहली बैठक, इस समझना जरा, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। एक एक पॉइंट रखना जरा, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ बाबू, है ना। तो यहां पर लिखना जरा, संविधान सभा की, संविधान सभा की पहली बैठक, पहली बैठक कब हुई, तो आपको बताना है कि साहब ये 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई बाबू, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली बैठक कब होती है। ठीक है ना। अब पहली बैठक होती है तो इसमें क्या क्या चीजें और भी आपको याद रखना है, जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मजे की बात है कि हमारे भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति में जब कोई भी बैठक होती है या कहीं पर कोई जो है मंच आयोजित होता है, तो वहां पर लीडरशिप अमूमन बुजुर्गों को दिया जाता है। कि कहा जाता है कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, समाज के बड़े बुजुर्ग हैं, इनको लीडरशिप दे दीजिए, मतलब कि एक प्रेसिडेंसी दे दीजिए, अध्यक्षता दे दीजिए। तो उतने समय जब पहली बैठक होती है तो संविधान सभा का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। हालांकि इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है नामित किया गया। कैसा, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इनका क्या हुआ, चुनाव हुआ। तो लिखना जरा, ए पॉइंट सबसे पूछा गया है कि भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, या पहले अस्थायी या प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे।
तो अब जो आपको एक एक पॉइंट इसमें रखना है इस संविधान सभा की बैठक में, पहले वाले उसमें लिखना जरा। प्रथम अस्थाई, ब्रैकेट में प्रोटेम लिख लीजिएगा, प्रोटेम, प्रोटेम अस्थाई अध्यक्ष, अध्यक्ष का चुनाव। अब ये जो अस्थाई अध्यक्ष है ये किनको बनाया गया, तो आपको बताना है कि साहब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, ठीक है ना। क्योंकि उतने समय सबसे बुजुर्ग सदस्य के रूप में ये थे तो इनको बना दिया गया। ये जो पहली बैठक होती है, ये पहली बैठक की ही हम बात कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। जो पहली बैठक होती है इसमें टोटल संविधान सभा के, संविधान सभा के 211, ऐसे लिखना जरा, 211 सदस्य ही इसमें क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मजे की बात है कि इस संविधान सभा जो पहली बैठक होती है इसमें जो मुस्लिम लीग है वो इसका बहिष्कार करती है। तो यहां पर लिखना जरा, मुस्लिम लीग के द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया गया। इतनी बातें क्लियर हुई। अभी समझना जरा, जब मुस्लिम लीग बैठक का बहिष्कार करती है ना, तो उतने समय विंस्टन चर्चिल होता है, उसका एक स्टेटमेंट आता है कि संविधान सभा की बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो कभी कभी इस स्टेटमेंट को लेकर के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो एक काम करें, इसको लिख लें, विंस्टन चर्चिल का स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट ये देता है, तो संविधान सभा की बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, उसको लिखना जरा, विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। ये क्या कहता है, ये कहता है संविधान सभा की बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो एक स्टेटमेंट है विंस्टन चर्चिल का, ये दुल्हन जो बोल रहे हैं कि जो दुल्हन गायब है वो मुस्लिम लीग को बोल रहे हैं, कि मतलब मुस्लिम लीग को ये बोल रहे हैं कि दुल्हन ही गायब है और बिना जो है दुल्हन के ही ये विवाह करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कुछ जो है कटाक्ष करने का विंस्टन चर्चिल प्रयास करते हैं, है ना। तो पहली बैठक से आपको ये सब सारी चीजें मिली, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आपको सब कुछ याद रखना है, ठीक है ना। संविधान सभा की जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, फिर उसके बाद जो है प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, फिर उसके बाद संविधान सभा में कुल 211 मेंबर जो है पार्टिसिपेट किए थे, मुस्लिम लीग के द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया गया, फिर उसके बाद विंस्टन चर्चिल का आपको स्टेटमेंट लिखना है। इतनी बातें आपको याद रखनी है, इससे ज़्यादा अब पहली बैठक में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर। एक बार आप लोग ऐसे ही ड्राफ्टिंग कर लें या फिर लिख लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और एक जो है दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक डालना। क्या लिखना जरा, संविधान सभा की, संविधान सभा की दूसरी बैठक। अब समझना जरा, ये जो संविधान सभा की दूसरी बैठक है, इस बैठक में भी कुछ चीजें चर्चा में रही, और वो चीजें बार बार आपसे क्वेश्चन पूछता है। एक तो यहां पर संविधान सभा के, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है, और वो स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है, डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद को। ये हमारे संविधान सभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। इनको कब बनाया गया अस्थाई अध्यक्ष? हमारे संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कब बनाया गया? तो संविधान सभा की जो दूसरी बैठक होती है उसमें बनाया गया। अच्छा, मजे की बात है कि संविधान सभा की जो ये दूसरी बैठक ही होती कब है ना? पहले मास्टर ये तो बताए कि दूसरी बैठक होती कब है, उसके बाद बताए, है ना? तो जो दूसरी बैठक है संविधान सभा की, एक कब होती है? तो यह है 11 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, ठीक है ना? और जिसमें अस्थाई अध्यक्ष का क्या कर लिया जाता है? चुनाव कर लिया जाता है राजेंद्र प्रसाद के रूप में। फिर उसके बाद यहां पर और आपको क्या याद रखना है? यहां पर उपाध्यक्ष बनाया गया। उपाध्यक्ष दो लोगों को बनाया जाता है, एक एच.सी. मुखर्जी को और दूसरा टी.टी. कृष्णामाचारी को। दोनों लोगों का नाम पूछा गया है, लिखना जरा। उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो लोगों को बनाया गया, एक है एच.सी. मुखर्जी और दूसरे हैं टी.टी. कृष्णामाचारी। कौन है? टी.टी. कृष्णामाचारी। दोनों लोगों का नाम आप मेंशन करिएगा ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना? तो ये संविधान सभा की दूसरी बैठक थी। कब हुई? 11 दिसंबर 1946। क्या हुआ इसमें? अस्थाई अध्यक्ष का चुनाव हुआ। फिर उसके बाद एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष बनाया गया। चलें आगे। अब एक काम करना जरा, संविधान सभा की तीसरी बैठक बेहद इंपॉर्टेंट है, जहां से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, जहां से आपकी प्रस्तावना पूरी तरह जुड़ी हुई है। नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव जुड़ा हुआ है और इसी सेगमेंट को लेकर के बार बार क्वेश्चन पूछता है। यहां पर लिखना जरा, संविधान सभा की तीसरी बैठक। संविधान सभा की तीसरी बैठक। अब एक बैठक कब होती है? तो आपने बताना है कि साहब ये बैठक कब होती है। तो यह है 2 दिन बाद, फिर 13 दिसंबर 1946 को होती है। कब होती बाबू? 13 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक 9 दिसंबर, फिर 2 दिन बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर, फिर 2 दिन बाद तीसरी बैठक 13 दिसंबर। ऐसे आपको याद रखना है तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना? अब यहां पर समझना जरा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट रहा, जो संविधान सभा की तीसरी बैठक है, यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू या पंडित नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है और इनको कहा जाता है कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, एक ये कल्पना कर रहे थे कि अपना जो संविधान होगा वो किस कदर होगा, उसमें कौन कौन सी बातें इंक्लूड होंगी। उसमें उन्होंने संविधान का परिचय देने की कोशिश की, संविधान की फिलॉसफी देने की कोशिश की, या संविधान का एक दर्शन नजर आए, ऐसा चीज उन्होंने अभिव्यक्त करने की कोशिश की, जिसको हमने क्या कहा? उद्देश्य प्रस्ताव कहा। तो इन्होंने क्या किया कि 13 दिसंबर 1946, यहां पर लिखना जरा, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा क्या पेश किया गया? तो आपको बताना है कि साहब यहां पर एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, ठीक है ना? ये जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, इसको लेकर के भी डेट पूछा गया है। और साथ ही साथ अभी एक चीज और समझना जरा, ये उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कब किया गया संविधान सभा के द्वारा, इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहीं पर जरा लिख लीजिए, इस उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा लिखना जरा, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। एक डेट आपसे पूछा गया है, 22 जनवरी 1947 का डेट। इतनी बातें क्लियर? अब तो ये बताइए ना मास्टर साहब कि ये उद्देश्य प्रस्ताव आखिर क्या था, जिसको लेकर के आप बता रहे हैं प्रियम्बल या प्रस्तावना का आधार बना,
तो सब कुछ इसमें बताइए। तो आते हैं थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, क्या उद्देश्य प्रस्ताव, इस उद्देश्य प्रस्ताव में, इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था। अभी आपको जो क्वेश्चन आना है वो क्वेश्चन केवल केवल यहां तक आना है, क्वेश्चन केवल केवल यहां तक आना है, ठीक है ना। जब प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उस प्रियम्बल में बताएंगे कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था नेहरू का, जो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके उसी का संशोधित या जो अपडेटेड रूप था वही प्रियम्बल बना, इंडिया का जो है संविधान प्रस्तावना बना संविधान का, ठीक है ना। तो इसमें क्या था, पहला भारत को, पहला इसमें था कि भारत को एक स्वतंत्र एवं संप्रभु गणराज्य घोषित करते हैं। ये पहला पॉइंट था। इसमें भारत को क्या घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है, एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य घोषित करने की कोशिश की जा रही है। नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में स्वतंत्रता आप जानते हैं कि अंग्रेजों से मिले, और संप्रभुता क्या होती है कि जब हम अपने आंतरिक और बाह्य मामलों को करने के लिए स्वतंत्र हो, कोई दूसरी शक्ति के द्वारा या किसी निर्देश के द्वारा हम कोई काम ना करें, हम अपने प्रशासनिक और अपने राजनीतिक और अपने संवैधानिक तौर तरीकों से अपने बाह्य मामलों को निपटाएं, मतलब कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को निपटाएं और अपने आंतरिक मामलों को निपटाएं, तो इसे कहते हैं संप्रभुता, ठीक है ना। चलें आगे। फिर उसके बाद इसमें कहा गया कि भारतीय गणराज्य प्रांतों व देशी रियासतों से मिल करके बनेगा, से मिल करके। हमने ये तो बार बार हमने बात बताई है कि बार बार भारतीय गणराज्य की बात कर रहे हैं, भारतीय संघ की बात कर रहे हैं। यहां पर लिख लेना जरा, भारतीय संघ या भारतीय गणराज्य ये प्रांतों और देशी रियासतों से मिलकर के बनेगा। फिर इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि भाई जो शक्ति का प्रमुख स्रोत होगा, शक्ति का जो प्रमुख स्रोत होगा, ये प्रमुख स्रोत कहां पर होगा, किसमें निहित होगा, तो शक्ति का प्रमुख स्रोत किसमें निहित होगा, वो जनता में निहित होगा। फिर इसमें क्या कहा गया, भारतीय गणराज्य के प्रत्येक नागरिकों को, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी चीजें हैं, आपको जो प्रियम्बल है ना उसका बेस इसमें दिखाई देगा। भारतीय गणराज्य के, भारतीय गणराज्य के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। इसमें एस्पेक्ट किया जाता है कि प्रत्येक जो भारतीय है, प्रत्येक भारतीय नागरिक है, उसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो, उसको विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। विचार, नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना, इसकी क्या स्वतंत्रता प्रदान की जाए, इसकी स्वतंत्रता प्रदान की जाए, ठीक है ना। तो ये आपके उद्देश्य प्रस्ताव में ये सब सारी बातें बोली जाती हैं। फिर इसमें कहा गया कि भाई जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक, जनजातीय, पिछड़ा वर्ग, इनके विशेष तौर पे संरक्षण की बात की गई, इनके विशेष तौर पे संरक्षण की बात की गई। मौलिक अधिकारों के संरक्षण की बात की गई। फिर इसमें और क्या चीजें बोली जाती हैं, समझिएगा जरा, इसमें और क्या चीजें बोली जाती हैं। जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसमें विश्व शांति एवं कल्याण की बात की गई,
विश्व शांति एवं कल्याण की बात की गई। फिर राष्ट्र के एकता, अखंडता एवं बंधुता को स्थापित करने की बात की गई। कुल मिला जुला करके जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो आपको यही सब सारी चीजें कहीं ना कहीं नजर आएंगी, ठीक है ना। तो अब यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है जिसमें ये सब सारी बातें की गई हैं कि भारत को एक स्वतंत्र एवं संप्रभु गणराज्य घोषित करते हैं। भारतीय जो गणराज्य या भारतीय संघ होगा वो प्रांतों और देशी रियासतों से मिलकर के बना होगा। शक्ति का प्रमुख स्रोत जनता में निहित होगा। भारतीय गणराज्य के प्रत्येक नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले और उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता उनको प्रदान की जाए। फिर इसके अलावा इसमें जो है अल्पसंख्यकों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के जो है कल्याण या जन कल्याण की बात की गई, मौलिक अधिकारों की बात की गई, विश्व शांति एवं कल्याण की बात की गई और लास्ट में आप देखेंगे कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की बात की जाती है और बंधुता की बात की जाती है। और मजे की बात है कि यही जो है, जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है, नेहरू के द्वारा जो ये उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके इसी का जो अपडेटेड रूप होता है, मतलब कि इसी का जो संशोधित रूप होता है, संशोधित रूप, वही आगे चल करके क्या जो है बना, संविधान का प्रस्तावना बना, संविधान का प्रियम्बल बना। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं? उद्देशिका भी कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं, ठीक है ना। संविधान की उद्देशिका, उद्देश्य प्रस्ताव से क्या बना? उद्देशिका बना। तो इसका जो बेस जुड़ा हुआ है, इसका जो आधार जुड़ा हुआ है, ये आधार नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से जुड़ा हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इतनी बातें क्लियर? चलें आगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो तीसरी बैठक होती है, उस तीसरी बैठक में नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित जो भी चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं, वो चीजें अच्छे से आप जो है अपने कॉपी में, नोट्स में लिखने का प्रयास करेंगे। और हर जगह से क्वेश्चन पूछा गया है। अब एक काम करना जरा, संविधान सभा की समितियां गठित की गई थी। अच्छा, संविधान सभा, मजे की बात है, मैं आपको बताते चलूं, संविधान सभा दो रूपों में काम कर रही थी। ये जो संविधान सभा है, ये दो रूप में काम कर रही थी, दो रूपों में कार्य कर रही थी। इन दो रूपों में, पहला कि एक तो संविधान निर्माण का काम कर रही थी, संविधान निर्माण का काम, और दूसरा एक और काम कर रही थी ये संविधान सभा। कौन सा काम कर रही थी? तो आपको बताना है कि ये कानून निर्माण का भी काम कर रही थी, कानून निर्माण का भी काम कर रही थी, मतलब संसद का भी काम कर रही थी, है ना, पार्लियामेंट्री का भी काम कर रही थी, विधायी प्रक्रिया का भी काम कर रही थी। तो जब ये संविधान निर्माण का काम कर रही थी, तो यहां पर जो अध्यक्षता, मतलब कि यहां पर जो अध्यक्षता करेंगे वो कौन करेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। तो हमारे राजेंद्र प्रसाद साहब करेंगे, ठीक है ना। यहां पर डॉक्टर जरूर लगाइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक सम्मान होता है हर व्यक्ति का, ठीक है। लेकिन अगर कानून निर्माण की बात होगी तो यहां पर अध्यक्षता दूसरा कोई कर्ता मिलेगा, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर अध्यक्षता एक कौन करेगा? जीवी मावलंकर साहब करेंगे, जीवी मावलंकर साहब करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसीलिए इनको जो पहली लोकसभा थी उसका जो है क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है, स्पीकर बनाया जाता है, क्योंकि इनके पास संविधान, क्योंकि इनके पास कानून निर्माण या विधि निर्माण का एक विशेष प्रकार का अनुभव था, संसद को संचालित करने का एक विशेष प्रकार का अनुभव था। इसीलिए जेबी मावलंकर साहब को क्या बनाया जाता है? स्पीकर बनाया जाता है। तो ये दो बातें ड्राफ्टिंग करके ही आप लिखिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब एक काम करना जरा, संविधान सभा की समितियां, संविधान सभा के द्वारा बड़े बड़े बहुत ज्यादा कई पहलुओं पर काम किए जा रहे थे, कई डायमेंशन थे। उन डायमेंशनों में जैसे मौलिक अधिकारों पर कोई काम कर रहा है, कोई जो है नीति निर्देशक तत्वों पर काम कर रहा है, कोई जो है कर्तव्यों पर काम कर रहा है, कोई जो है सुप्रीम कोर्ट पर काम कर रहा है, कोई जो है मैनेजमेंट पर काम कर रहा है, कोई किसी पर, कोई रियासतों पर काम कर रहा है, कोई प्रांतीय संविधान सभाओं पर काम कर रहा है, कोई अलग अलग प्रकार के काम थे। और अलग अलग प्रकार के काम के लिए अलग अलग प्रकार की समितियां गठित की गई थी, संविधान समितियां। समझना जरा,
जैसे संविधान सभा द्वारा अलग अलग पहलुओं पर काम करने के लिए समितियों का गठन किया गया था और उसमें 15 प्रमुख समितियां थी, जिसमें 8 बड़ी समितियां थी। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी क्या बार बार क्वेश्चन पूछता है कि फला समिति के फले अध्यक्ष कौन थे, फला समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि समितियों के नाम और उनके अध्यक्ष की एक लिस्ट बना लेंगे, ताकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आसानी से आप उसको बता ले जाएं। और धीरे धीरे हम लोग संविधान निर्माण की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो संविधान समितियां, संविधान समितियां, यहां पर लिखना जरा, संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा संविधान के विभिन्न पहलुओं पर, विभिन्न पहलुओं पर कार्य करने के लिए संविधान सभा की समितियों का गठन किया गया था, जिसमें 15 प्रमुख समितियां थीं। 8 इसमें 8 बड़ी समिति थी, 8 बड़ी समितियां थी। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? एक आप थोड़ा सा भूमिका के रूप में लिख लीजिएगा संविधान सभा की समितियों में, ताकि आपको याद रहे। कभी कभी किसी एग्जाम में पूछा था कि कितनी समितियां थी, 15 प्रमुख समितियां थी, 8 बड़ी समितियां थी। अब इन समितियों के अध्यक्ष पूछता है, तो एक काम करना जरा, इधर आपको लिखना है और थोड़ा सा हम एक तकनीकी माध्यम से लिखेंगे। जैसे लिखेंगे जवाहरलाल नेहरू किन किन समितियों के अध्यक्ष थे। ऐसा नहीं कि बार बार समितियों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू लिखेंगे, ऐसा नहीं। सारी समितियां लिख लेंगे जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, सारी समितियां लिख लेंगे जिनकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, सारी समितियां लिख लेंगे जिनकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहां पर लिखना जरा, समितियां, और इधर आपको अध्यक्ष दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना। तो लिखना जरा, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति। ये जो 3 समितियां हैं, इन तीनों समितियों की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो जवाहरलाल नेहरू साहब कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? पंडित लिख लीजिए, पंडित आदमी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए, आपको याद करने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है ना, आपको भूलेगा नहीं कि किन समितियों की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कितनी बातें क्लियर हुई? कोई दिक्कत नहीं ना? चलें आगे। अच्छा, प्रारूप समिति की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी, मतलब जो प्रारूप समिति अंबेडकर की अध्यक्षता में बनाई गई थी, उसी की जांच के लिए एक समिति गठित की जाती है जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू कर रहे थे। उसको भी लिख लीजिए, लिख लीजिए यहीं पर, प्रारूप समिति की, प्रारूप समिति की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं?
हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री साहब कर रहे हैं, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू। इतनी बातें क्लियर। दूसरा पॉइंट्स लिखना जरा। दूसरा यहां पर थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आते हैं, जरा यहां पर लिखिए जरा। नियम नियम प्रक्रिया समिति, संचालन समिति, राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति, इसकी अध्यक्षता आपको कौन करते हुए दिखाई पड़ेंगे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहां पर लिखना जरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या आपको समझ में आ रहा है? नियम प्रक्रिया समिति, संचालन समिति, राष्ट्रीय ध्वज के लिए या राष्ट्रीय झंडे के लिए एक तदर्थ समिति गठित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हुए दिखाई पड़ेंगे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिखाई करते पड़ेंगे, ठीक है ना। चलें आगे। अब एक काम करना, जरा थोड़ा सा और मिनिमाइज करना, इसको साइड में कर दीजिए, यहां पर कर लीजिए, ठीक है। फिर लिखना जरा सरदार पटेल के लिए। सरदार पटेल साहब मौलिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों एवं जनजातियों के कल्याण के लिए समिति, इसकी अध्यक्षता प्लस ए 7वां नंबर, इसके बाद ए 8वां नंबर कर लीजिए और एक 9वां नंबर कर लीजिए। 9वां नंबर लिखिए प्रांतों के लिए समिति, प्रांतों के लिए समिति। इन दोनों की अध्यक्षता मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों के कल्याण के लिए समिति और प्रांतों के लिए समिति, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो हमारे देश के सरदार लौह पुरुष सरदार पटेल साहब करते हैं, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर हुई। चलें आगे। अब समझना जरा, ये जो मौलिक अधिकार है, इस मौलिक अधिकारों पर जो समिति गठित की जाती है वो सरदार पटेल, लेकिन मौलिक अधिकारों पर एक उप समिति गठित की गई थी जिसको लेकर के बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जेपी कृपलानी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उसको लिखना बहुत जरूरी है। तो यहां पर नोट लगा करके लिखिएगा, नोट, और इस नोट में लिखिए मौलिक अधिकारों पर, मौलिक अधिकारों पर उप समिति, मौलिक अधिकारों पर उप समिति, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, कृपलानी, ठीक है ना। तो एक अध्यक्षता आप जो है मौलिक अधिकारों पर उप समिति थी, जेपी कृपलानी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। एक लिखना जरा कार्य संचालन समिति, बार बार क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो नेक्स्ट पेज कर करके लिख लीजिए कार्य संचालन। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि जो शब्द जैसे है वैसे आप लिखिएगा। संचालन समिति या नियम प्रक्रिया समिति राजेंद्र प्रसाद, यहां पर है कार्य संचालन समिति, तो कार्य संचालन समिति आप लिखिएगा के एम मुंशी, के एम कन्हैयालाल मानिकराम मुंशी, के एम मुंशी, ठीक है, के एम मुंशी।
क्लियर? मुंशी बढ़िया बढ़िया नहीं दिखाई दे रहा का? लिख लीजिए के एम मुंशी, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ समितियां और भी थीं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के लिए समिति, नागरिकता के लिए तदर समिति, इसकी अध्यक्षता यश वरदाचारी कर रहे थे, जो संविधान सभा के मेंबर भी नहीं थे, लेकिन आपको लिखना है ना। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय प्लस नागरिकता के लिए तदर्थ समिति, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? यश वरदाचारी, यश वरदाचारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ समितियां हैं। इसके अलावा वित्तीय संविधान समिति थी, जिसकी अध्यक्षता, वो भी एक प्रकार की तदर्थ समिति थी, जिसकी अध्यक्षता नलिनी रंजन सरकार कर रहे हैं। तो तमाम ऐसी समितियां थी जिसको लेकर के आपको एक लिस्ट बनानी है, और इन समितियों के अलग अलग प्रकार के कार्य थे। अब जो आपका सबसे महत्वपूर्ण समिति आती, जहां से भर भर के क्वेश्चन आता है, उसका नाम है प्रारूप समिति। तो एक काम करना, जरा लिखना एक हेडिंग डाल करके, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, या तो इसको कल करा देते हैं, है ना। प्रारूप, हेडिंग डाल लीजिए, प्रारूप समिति। ये वही प्रारूप समिति है जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंबेडकर साहब कर रहे थे, और जिसने क्या किया, BN राव के द्वारा बनाए गए जो प्राथमिक प्रारूप हैं उसकी जांच करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए, और समितियों के कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए, और संविधान को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए इसी प्रारूप समिति ने काम किया। ठीक ठाक काम किया। 7635 संशोधन करते हैं, 2400 जो है 73 संशोधनों पर ये फिर बाद में बातचीत करते हैं, इस पर जो है बार बार डिबेट होता है, फिर जाकर के संविधान को अंतिम रूप दिया जाता है। तो प्रारूप समिति को कल देखते हैं, आज के लिए फिलहाल इतना ही, है ना। तो मिलते हैं कल। आपने मुझे सुना उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। थैंक यू।